हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की ब्याही बुक का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है काठमांडू। दोस्तों, इस चैप्टर को लिखा है विक्रम सेठ ने। और अगर इस चैप्टर की ओवरव्यू की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, एक छोटा सा ट्रैवलॉग है और ये चैप्टर जो है विक्रम सेठ की एक बुक है हेवन लेक, उसका ही एक छोटा सा अंश है। और इस चैप्टर में खास तौर से दो मंदिरों का जिक्र किया गया है, एक तो है पशुपतिनाथ और दूसरा है बोधनाथ स्तूप। ठीक है, तो हमारे जो राइटर हैं विक्रम सेठ, वो क्या करते हैं, जब चाइना से जब वो इंडिया आ रहे थे तो वो नेपाल होते हुए आते हैं और नेपाल की राजधानी जैसा कि हम जानते हैं काठमांडू है। तो वहाँ पर दो मंदिर हैं, एक तो पशुपतिनाथ मंदिर है, एक बोधनाथ मंदिर है। तो इन दोनों मंदिरों को वो विजिट करते हैं और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंसेस वो लेते हैं, क्या वो देखते हैं, क्या वो वहाँ पर जान पाते हैं, तो वो सभी चीज़ों को उन्होंने इस चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यानी अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस वो भी उन्होंने इस चैप्टर में इंक्लूड किए हैं, शेयर किए, है ना। और दोस्तों, एक इसमें एक बांसुरी वादक का भी उन्होंने जिक्र किया है कि जब वो अपने होटल में जाते हैं तो वहाँ पर उसके पास में ही एक बांसुरी वादक जो है वो बांसुरी बजा रहा होता है। तो उसके बांसुरी वादक से वो बहुत काफ़ी प्रभावित होते हैं, उसकी बांसुरी की जो शैली है बजाने की, उससे वो काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं। तो इस चीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ओवरऑल अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में खास तौर से दो मंदिरों का ही जिक्र किया गया है और दोनों मंदिरों में काफ़ी डिफरेंसेस उन्होंने बताए हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, दोनों मंदिरों की जो रूल रेगुलेशन है वहाँ पर उनके बारे में, और एक तरह से काठमांडू शहर का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप एक तरह से एक इमेजरी अपने माइंड में क्रिएट कर पाएंगे। भले ही आप काठमांडू नहीं गए हो, लेकिन इस पार्ट को पढ़कर भी आप बहुत कुछ काठमांडू के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं। तो चलिए इस फटाफट समरी देख लेते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है काठमांडू, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है विक्रम सेठ की एक बुक है हेवन लेक, उसी का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, तो काठमांडू इज अ ट्रैवलॉग एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक रिटन बाय विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ की एक बुक है, उसका छोटा सा एक अंश है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टू फेमस टेम्पल्स ऑफ काठमांडू। और इस चैप्टर में काठमांडू के दो प्रसिद्ध मंदिरों का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनका जिक्र किया गया है। वन इज द पशुपतिनाथ एंड द अदर इज द बोधनाथ स्तूप या श्राइन आप कह सकते हैं। तो दो मंदिर हैं, एक तो पशुपतिनाथ मंदिर है, एक दूसरा है बोधनाथ मंदिर। अब जब वो पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस उनके हैं, वो देख लेते हैं। द ऑथर फर्स्ट विजिटेड पशुपतिनाथ टेम्पल वेयर ही फाइंड्स द एटमॉस्फेयर ऑफ फेवरिस कन्फ्यूजन। यानी जब वो पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो देखकर काफ़ी वहाँ पर काफ़ी हो हुल्लड़ है, काफ़ी शोरगुल वाला माहौल वहाँ पर रहता है, एकदम फेवरिश कन्फ्यूजन है वहाँ पर। तो वो देखते हैं कि काफ़ी शोरगुल है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला वो एरिया है। तो उस मंदिर को जो विजिट करते हैं तो ये एक्सपीरियंस उनका होता है। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर इन साइड द टेम्पल। और वहाँ पर खास बात इस मंदिर की यह है कि वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को ही अलाउ किया जाता है टेम्पल के अंदर, यानी मंदिर में प्रवेश की अनुमति सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही है। ये खास बात इस मंदिर के बारे में। ठीक है, he finds people performing different rituals on the bank of holy river बागमती। अब उस मंदिर के पास में एक नदी है जिसका नाम है बागमती, और राइटर क्या है, वो वहाँ पर लोगों को अलग अलग कई एक्टिविटीज़ करते हुए देखते हैं, कई अनुष्ठान करते हुए देखते हैं। यानी लोग वहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, कोई वहाँ पर नहा रहा है उसी नदी में, तो काफ़ी गंदगी है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं वहाँ पर। और एक तरफ जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं। इन सभी को वो अपने इस चैप्टर में डिस्क्राइब करते हैं, इस ट्रैवलॉग में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक। जैसा कि उन्होंने बताया कि नदी के किनारे एक लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। द पीपल आर बाथिंग, लोग नहा रहे हैं, एंड ऑफरिंग फ्लावर्स एंड लीव्स इनटू द बागमती रिवर, और फूल चढ़ा रहे हैं, फूल और पत्तियां जो चढ़ावा होता है उसको वो नदी में बहा रहे हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ वो वहाँ पर देखते हैं। आगे देखते हैं। और एक खास चीज़ उन्होंने और देखी, वो ये थी, ही ऑल्सो न्यू अबाउट द बिलीफ रिलेटेड टू द एंड ऑफ कलयुग। और वहाँ पर कलयुग के अंत के बारे में भी एक जो विश्वास है वहाँ पर वहाँ के जो लोगों का, इसके बारे में भी वहाँ जान पाते हैं। और है क्या वो, पीपल बिलीव दैट व्हेन ए स्मॉल श्राइन एमर्जेस फुल्ली ऑन बागमती रिवर द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड द एविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। वहाँ पर लोगों का विश्वास है कि जो एक वहाँ पर एक जो चबूतरा बना हुआ है उस नदी के पास में, वो आधा पानी में डूबा हुआ है, आधा बाहर है। तो उनका मानना है कि जब ये पूरा जो चबूतरा है, जो प्लेटफॉर्म जो है, ये बाहर आ जाएगा तो इसमें से देवी बाहर निकलेगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। तो ऐसा वहाँ के लोगों की मान्यता है। तो इसके बारे में भी वो वहाँ जाकर जान पाते हैं। ठीक है,
तो ये कुल मिलाकर उन्होंने वहाँ पर ये चीज़ें देखी पशुपतिनाथ मंदिर में कि काफ़ी वहाँ पर शोरगुल है, काफ़ी हो हुल्लड़ है, काफ़ी गंदगी फैली हुई है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और पास में ही बागमती नदी है। बागमती नदी में लोग अलग अलग रिचुअल्स कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, अंतिम संस्कार भी वहीं पर किया जा रहा है, कोई फूल पत्तियाँ जो है चढ़ावा जो है उस नदी में बहा रहा है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ वहाँ पर देखते हैं। अब नेक्स्ट बाद में वो जाते हैं बोधनाथ स्तूप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाँ एक बात और मैं बता दूं कि पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में खास बात ये थी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही अनुमति है मंदिर में जाने की, ठीक है ना। तो ये बात भी वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है, ये चीज़ वो वहाँ पर देखते हैं। अब आगे क्या है, नेक्स्ट ही विजिटेड बोधनाथ श्राइन, देयर इज द सेंस ऑफ स्टिलनेस इन कॉन्ट्रास्ट टू द पशुपतिनाथ टेम्पल। अब जब वो बोधनाथ स्तूप जाते हैं, बोधनाथ मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर एकदम उल्टा है। यानी पशुपतिनाथ मंदिर में तो काफ़ी शोरगुल था, लेकिन यहाँ पर एकदम चारों तरफ शांति ही शांति छाई हुई है। तिब्बतन इमिग्रेंट्स वर सेलिंग डिफरेंट थिंग्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। और तिब्बती जो प्रवासी जो लोग हैं, तिब्बत के जो लोग हैं, वो वहाँ पर अपनी चीज़ें जो हैं बेच रहे हैं, अलग अलग अपना अपना जो सामान है वहाँ पर बेच रहे हैं साइड में, रोड की साइड पर। आफ्टर दिस ही रोम्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू एंड फाइंड्स इट इज़ द बिजिएस्ट एंड मोर रिलीजियस सिटी। और बाद में ये दोनों मंदिर विजिट करने के बाद में वो काठमांडू शहर में घूमते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि काठमांडू शहर जो है वो बहुत ही बिजी शहर है, एकदम धार्मिक शहर है। धार्मिक शहर तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और काफ़ी बिजी है, काफ़ी व्यस्त है ये शहर, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दीज स्ट्रीट्स आर क्राउडेड विथ फ्रूट सेलर्स, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड ETC। और यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो भरी हुई हैं फ्रूट सेलर्स यानी फल विक्रेताओं की काफ़ी दुकानें यहाँ पर हैं। फ्लूट सेलर यानी बांसुरी जो विक्रेता हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी मिल जाए, आपको मिल जाएंगी। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स यानी फेरी वाले भी आपको वहाँ पर बहुत मिलेंगे। तो कुल मिलाकर खूब दुकानें हैं वहाँ पर, खूब भीड़ भाड़ वाला वो एरिया है। द शॉप्स सेल वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, कॉपर यूटेंसिल्स, फिल्म रोल्स, चॉकलेट्स। और दुकानों पर ये चीज़ें बहुत पर्याप्त मात्रा में आपको वहाँ पर मिलेंगी। यानी पाश्चात्य जो सौंदर्य प्रसाधन का सामान है, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स हैं, तांबे के बर्तन हैं, फिल्म रोल्स हैं, चॉकलेट्स हैं, और बहुत सारी ऐसी जो है दुकानें हैं वहाँ पर। ऐसे सामानों की खूब सारी दुकानें वहाँ पर हैं। It is the noisiest city because of the honking sound of cars, bells of bicycle and the sound of cows and filmy songs of radios। तो कुल मिलाकर वहाँ पर काफ़ी शोरगुल है, चारों तरफ शोर की आवाज़ें, आपको चारों तरफ आपको शोरगुल का सब माहौल नज़र आएगा। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देंगी आपको, साइकिलों की घंटियों की आवाज़ सुनाई देंगी आपको, आवारा गाय जो है फिरती रहती हैं वहाँ पर, उनकी आवाज़ें, और रेडियो पर बजते हुए गाने आपको काफ़ी सुनने को वहाँ पर मिलेंगे। ऐसा जो हमारी राइटर है उनका एक्सपीरियंस है वहाँ का, ठीक है। अब आगे क्या होते देखते। ही बिकम्स टायर्ड। अब ये सब कुछ वो काठमांडू शहर को विजिट करते हैं, और बाद में क्या होता है, ही बिकम्स टायर्ड एंड होम सिक एंड डिसाइडेड टू रिटर्न बैक टू हिज होम। और बाद में वो काफ़ी थक जाते हैं, काफ़ी घूमने के बाद में वो इरादा करते हैं कि मुझे वापस घर चलना चाहिए। तो वो पहले तो बाय रोड जाने का विचार करते हैं, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे बाई एयर जाना चाहिए। तो फिर वो एयरलाइन ऑफिस जाते हैं और वहाँ से अपना टिकट खरीदते हैं एंड रिटर्न बैक टू हिज होटल, और वापस अपने होटल आते हैं। अब होता है कि आगे, नियर हिज होटल ही हियर्स द मेलोडियस साउंड ऑफ द फ्लूट सेलर विच एनचेंटेड हिम। अब बाद में जब वो होटल पहुँचते हैं तो होटल के पास में वो एक जो बांसुरी वादक है, जो वो अपनी बांसुरी बजा रहा होता है, तो उस बांसुरी को सुनकर वो काफ़ी आकर्षित होते हैं, काफ़ी फैसिनेटेड होते हैं उसकी तरफ। उस बांसुरी वादक को वो सुनते हैं, उसकी शैली को देखकर, उसकी बजाने की शैली को देखकर, उसकी जो वो बांसुरी जो वो बेच रहा था उसकी उस एक्टिविटीज़ को देखकर वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। हिज केयर फ्री स्टाइल ऑफ सेलिंग फ्लूट्स प्लीजेज हिम। उसकी जो एकदम जो चिंता मुक्त जो शैली थी उसकी वो बांसुरी बजाने की, वो उन्हें काफ़ी आनंद देती है, काफ़ी आनंदित करती है। इट रिमाइंड्स हिम ऑफ द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड एज द म्यूजिक ऑफ फ्लूट्स यूनाइट्स ऑल मैनकाइंड इन वन सिंगल थ्रेड ऑफ यूनिवर्सलिटी। अब एक तरह से यानी जब वो उनकी बांसुरी को सुनते हैं तो पूरी संपूर्ण मानव जाति जो है उन्हें एक समानता के रूप में नजर आती है, एक धागे में पिरोई हुई उन्हें पूरी मानव जाति नजर आती है। इस तरीके से वो महसूस करते हैं जब उस जो है बांसुरी वादक की जो बांसुरी की आवाज़ को जब वो सुनते हैं तो काफ़ी वो आकर्षित होते हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे इसने पूरी समस्त मानव जाति को एक धागे में पिरो दिया हो, ऐसा वो महसूस करते हैं। ही वॉज फैसिनेटेड टू द ट्रूथ ऑफ द फ्लूटनेस, यानी उसकी सच्चाई से, उसकी सत्यता से, बांसुरी वादन की, बांसुरी की जो आवाज़ सुनते हैं उस म्यूजिक की सत्यता से वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। एट लास्ट ही रिटर्न्स बैक टू हिज होम बाय एयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आखिरकार बाद में वो अपने घर लौटते हैं, बाय एयर, हवाई मार्ग से अपने घर लौटते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काठमांडू शहर का जो मंदिर जो विजिट किए हैं, उनका जिक्र किया है, बांसुरी वादक के बारे में उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस, यानी जो एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पर लिया, उस पूरे एक्सपीरियंस को उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में इस चैप्टर में बताने की कोशिश की है। तो ये था छोटा सा चैप्टर जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो।
अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं और अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा जी, जैसा कि चैप्टर में मेन यही बताया गया है, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। यानी काठमांडू में 2 मंदिरों को उन्होंने विजिट किया था, तो कौन कौन से मंदिर थे? एक तो था पशुपतिनाथ और दूसरा था बौद्धनाथ स्तूप। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पोर्कुपाइन। अब पोर्कुपाइन एक होता है, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषा में से झावा बोलते हैं, यानी जिसके शरीर के ऊपर काफ़ी कांटे होते हैं। तो जो है विक्रम सेठ जो है हमारे जो राइटर हैं, वो उस पोर्कुपाइन के कांटों से कंपैरिजन किसका करते हैं? तो इस चैप्टर में जैसा कि वो बांसुरी वादक को देखते हैं, एक बांस का, उसके पास में बांस का जो लठ होता है बड़ा सा, और उस बांस के ऊपर, बांस की लाठी के ऊपर चारों तरफ जो है बांसुरी लगी हुई होती है ऊपर, तो उनको एक तरह से वो पोर्कुपाइन के कांटों से कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, विक्रम सेठ कंपेयर्स टू द क्विल्स ऑफ पोर्कुपाइन विद द फ्लूट्स टाइड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लूट सेलर्स पोल। यानी जो उसका पोल था फ्लूट सेलर का, बांसुरी वादक का जो पोल था, उस पोल के ऊपर, टॉप के ऊपर बांसुरी जो है वो टंगी हुई थी एक तरह से, तो वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई पोर्क्यूपाइन के कांटे होते हैं शरीर पे, तो वैसे वो प्रतीत हो रहे थे। तो कुल मिलाकर आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि उसने कंपैरिजन किससे किया था? फ्लूट सेलर के पोल से कंपैरिजन किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। यानी 5 प्रकार की बांसुरियों का इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया गया है। तो कौन कौन सी वो बांसुरी है, इनका नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पहली बांसुरी है द रीडने, दूसरी है द रिकॉर्डर, तीसरी है द जापानीज शाकुहाची, और चौथी है द डीप बांसुरी। फिर आगे है द ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच चाइनीज फ्लूट्स। तो ये नाम है इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। यानी कलयुग के अंत के बारे में वहां के लोगों का क्या विश्वास है? तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, पीपल बिलीव दैट व्हेन ए स्मॉल श्राइन एमर्जेस फुल ऑन बागमती रिवर। यानी बागमती रिवर पर वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जो आधा पानी में डूबा हुआ है, आधा बाहर निकला हुआ है। तो वहाँ के लोगों का विश्वास है कि जब ये पूरा बाहर निकल आएगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो जो इसके अंदर देवी है वो बाहर निकल आएगी, एंड द एवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। और जो कलयुग का समय है ये खत्म हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। ऐसी वहाँ के लोगों की मान्यता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वाई डज द फ्लूट सेलर एट काठमांडू अट्रैक्ट द नरेटर। यानी काठमांडू में जो वो फ्लूट सेलर को देखते हैं, बांसुरी बजाते हैं, सुनते हैं, तो वो उससे अट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो इसका आंसर ये होगा, द फ्लूट सेलर अट्रैक्ट द नरेटर बिकॉज ही डजंट शाउट फॉर शेलिंग हिज फ्लूट्स। यानी मेन कारण तो ये था कि वो चिल्ला नहीं रहा था। वो जो फ्लूट सेलर था, जो बांसुरी विक्रेता था, वो अपनी बांसुरियों को बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि वो तो अपनी बांसुरी बजाने में ही मंत्रमुग्ध था, मस्त था। वो चिल्ला नहीं रहा था अपनी बांसुरियों को बेचने के लिए। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल विद केयरलेसनेस। यानी बड़े लापरवाही तरीके से, यानी उसे परवाह नहीं थी कि कोई खरीदे तो ठीक है, ना खरीदे तब भी कोई उसे परवाह नहीं थी। बस वो तो अपनी मस्ती में अपनी बांसुरियों को बजा रहा था, और उसकी यही अदा उन्हें काफ़ी आकर्षित करती है राइटर को। द नरेटर लाइक्स फ्लूट म्यूजिक, और साथ साथ जो वो बांसुरी बजा रहा था तो उसका जो संगीत था वो भी उसे, हमारे जो राइटर को काफ़ी पसंद आता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वाज देयर एट पशुपतिनाथ टेम्पल। तो वहाँ पर कैसा माहौल था? जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी शोरगुल था वहाँ पर। तो किस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे? आपको आंसर सिंपली इस तरीके से लिखना है, द एटमॉस्फेयर वाज फुल ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन। बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति थी, भ्रम, मतलब काफ़ी शोरगुल था, ऐसे मानेंगे आप। तो द एटमॉस्फेयर वाज फुल ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन विद प्रीस्ट, हॉकर्स, डेवोटीज, टूरिस्ट्स एंड एनिमल्स रोमिंग थ्रू द ग्राउंड्स। यानी पंडितों की वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, हॉकर्स, फेरी वाले बहुत हैं, भक्त वहाँ पर बहुत हैं, पर्यटक जो हैं वो भी काफ़ी हैं वहाँ पर, जानवर भी इधर उधर घूम रहे हैं। यानी काफ़ी हो हुल्लड़ का, काफ़ी शोरगुल का माहौल वहाँ पर है। पीपल वर पुशिंग एंड जॉसलिंग विद वन अदर। और इतनी भीड़ है तो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो ऐसा हशल बशल का माहौल वहाँ पर है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन द वेस्टर्नर्स एंड पुलिसमैन। यानी जो पश्चिमी लोग जो थे, उनका एक जो दल था और पुलिसमैन के बीच में किस बात को लेकर स्ट्रगल हो रही थी, किस बात को लेकर बहस हो रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही अनुमति है मंदिर में जाने की। अभी पाश्चात्य जो पश्चिमी जो लोग हैं, उनका लोगों का जो समूह था, वो पुलिसमैन से बहस कर रहा था, जबकि पुलिसमैन उनको समझा रहा था कि भाई आप यहाँ पर अलाउ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग ही अलाउ हैं। ठीक है, उन्हीं को अनुमति है मंदिर में जाने की। तो इस तरीके से उनकी बहस हो रही थी। इसका आंसर आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, बाय द मेन गेट अ ग्रुप ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स वर स्ट्रगलिंग विद द पुलिसमैन फॉर परमिशन टू एंटर द टेम्पल। यानी जो पश्चिमी जो लोगों का समूह था,
केसरिया वस्त्र जिन्होंने पहना हुआ था, वो उससे बहस कर रहे थे कि हमें मंदिर में जाने दिया जाए, लेकिन वहां पर नियम था जैसा कि बट ओनली द हिंदूज कुड एंटर द टेम्पल, यानी वहां पर सिर्फ हिंदू लोग हैं वही टेम्पल के अंदर जा सकते थे, ऐसा नियम था। तो इस बात को लेकर उनके आपस में बहस हो रही थी। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और वो ये रहा, व्हाट आर द ऑथर्स आइडियाज अबाउट फ्लूट म्यूजिक, यानी ऑथर्स का फ्लूट बांसुरी के जो संगीत के बारे में क्या विचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ ग्रेटली अट्रैक्टेड बाय द फ्लूट म्यूजिक, यानी जो ऑथर जो है वो उस बांसुरी की म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस म्यूजिक इज द मोस्ट यूनिवर्सल एज वेल एज मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, यानी उसका म्यूजिक उसे काफ़ी सार्वभौमिक नजर आता है, एक तरह से हम लोगों को जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी मानव जाति को एक समानता के रूप में एक धागे में पिरोता हुआ वो म्यूजिक उन्हें नजर आता है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन फ्लूट, और हर संस्कृति की अपनी एक बांसुरी है, अपनी एक ध्वनि है, अपना अपना एक संगीत है, ऐसा वो मानता है। तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये थे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समरी, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.